तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हमको देखना चाहिए रूल्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पर्टिकुलर 2 रूल्स हैं। उसमें से फर्स्ट रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके पहले आप देखिए, आप लोग को यदि याद होगा या प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिए तो उसमें मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डिफरेंट रूल्स। उसमें फर्स्ट था एम्पियर स्विमिंग रूल, सेकंड मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल एंड थर्ड राइट हैंड पाम रूल। ये 3 रूल्स थे जिनसे हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड किया था। फिर बाद में लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 2 रूल्स आपने यूज किए थे। उसमें से फर्स्ट था राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल ऐसा रूल है, कॉमन रूल है, जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लॉरेंट फोर्स दोनों फाइंड कर सकते। और सेकंड था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट लॉरेंज LL। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इससे अपन पता करते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? सिंपल, जैसा वहां किया था बिल्कुल वैसा। राइट हैंड में थंब, 4 फिंगर और सेंटर फिंगर। थंब, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। थंब को A के डायरेक्शन में, 4 फिंगर को B के डायरेक्शन में और सेंटर फिंगर को C के डायरेक्शन में। C मतलब करंट, तो इंड्यूस करंट जो पता चलेगा वो सेंटर फिंगर से। तो बच्चों जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फ्लक्स कट करता है। कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फ्लक्स कट करता है, मतलब फ्लक्स में चेंज होता है और इसलिए उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? तो आपको थंब को रखना है। अपन थंब से फोर्स बताते थे और जहां फोर्स होता है वहां मोशन होता है। तो इसलिए राइट हैंड रूल में भी ये फोर्स तो नहीं रहेगा पर मोशन रहेगा। किसका मोशन रहेगा? कंडक्टर का। तो जो भी कंडक्टर मूव कर रहा है यदि उसके मोशन का डायरेक्शन हम किससे बताएं? बाय थंब। 4 फिंगर से क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और सेंटर फिंगर जो है वो बताएगा आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, if in right hand thumb, 4 finger and center finger are placed mutually perpendicular, such as thumb indicate the direction of motion of conductor, 4 finger indicate the direction of magnetic field, then center finger shows the direction of induced current produced in a conductor। यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन का डायरेक्शन हमको थंब से बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 4 फिंगर से बताना है। तब सेंटर फिंगर जो है वो इंड्यूस करंट, जो कंडक्टर है उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग बताते हैं लॉरेंट फोर्स
और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग बताते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, if in right hand thumb, forefinger and center finger are placed mutually perpendicular such as thumb indicate the direction of motion of conductor, forefinger indicate the direction of magnetic field, then the direction of induced current is given by center finger. ये है बच्चों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिर सेकंड है लेंस लॉ। लेंस लॉ जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो सुनाई देता है लेंस, एक्चुअली में ये है लेंस लॉ, LENZ apostrophe S, लेंस। लेंस लॉ, ये लेंस लॉ क्या है? तो पहली चीज तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, the direction of induced current in a coil is such that it opposes the reason by which it produces. Lenz law है, according to Lenz law, the direction of induced current in a coil is such that it opposes the reason by which it produces. मतलब यदि ये कॉइल है और यदि आप इसके पास में किसी मैग्नेट को क्लोज ला रहे हैं, तो आपको मालूम है मैग्नेट को क्लोज लाओगे तो इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट इस तरीके से होगा कि ये उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब हमको मालूम है यहां पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर करंट को प्रोड्यूस होना है। आपको पहले मैं समझा चुका हूं कि कभी भी कोई कॉइल है और उसमें से करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती का मतलब एक इमेजिनरी मैग्नेट बनता है और इस एक एंड पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल डेवलप होता है और दूसरे एंड पर साउथ। किस तरफ नॉर्थ पोल बनता है और किस तरफ साउथ पोल बनता है। तो यदि हम कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है और उसको देखें कॉइल को, और यदि करंट का डायरेक्शन हमको कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज, तो जिस एंड पर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल, और दूसरे एंड से देखेंगे तो जिसमें हमको करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा उस साइड बनता है नॉर्थ पोल। ये मैंने आपको पहले समझाया था। ये मान लीजिए बच्चों सर्कुलर कॉइल है, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। देखिए मैं अपना फिंगर जो है वो रोटेट कर रहा हूं, रिवॉल्व करवा रहा हूं। यदि आप इस साइड से देख रहे हैं तो देखिए आप करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्योंकि मुझे ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, आप लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपके साइड पर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, और जैसा मैं कर रहा था मैंने बोला मुझे क्लॉकवाइज ऐसा दिखाई दे रहा। अब आप देखिए
आपको अपोजिट दिखाई दे रहा होगा, क्लॉकवाइज। तो दिस साइड क्लॉकवाइज, उस साइड साउथ पोल। तो जब कॉइल में करंट फ्लो करता है तो एक साइड से भी आप देखेंगे तो आपको करंट कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। तो दूसरा एंड से देखेंगे तो भाई आपको क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस साइड से आपको करंट दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, उस एंड पर साउथ पोल, और जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज उस साइड बनता है नॉर्थ पोल। तो ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है भाई। आप यहां पर जब नॉर्थ पोल को क्लोज ला रहे हैं तो यहाँ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, और उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि यहाँ पर क्या बन जाए, नॉर्थ पोल। क्योंकि जब नॉर्थ बनेगा तभी तो वो इस नॉर्थ पोल के क्लोज आने का अपोज करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा ना। तो यहाँ क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब इस कॉइल में करंट कैसा प्रोड्यूस हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज लाएंगे तो इसमें कॉइल में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से यदि मैग्नेट के नॉर्थ पोल है, इसको आप दूर ले जा रहे हैं, अब इसमें कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो स्वाभाविक है कि इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ये उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ इंड्यूस करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। दूर जाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल से लिंक थे वो कम होने लगेंगे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगेगा। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का रीजन है ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो ये इसमें इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि ये अपोज करेगा कि भाई नॉर्थ पोल दूर ना जाए। दूर ना जाए मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगाएगा, साउथ पोल। और साउथ पोल यदि बन रहा है तो ये तब बनेगा जब कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है यदि नॉर्थ पोल को आप क्लोज लाओगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यदि नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अच्छा, जैसे ये मैंने लेंस लॉ आपको बताया है तो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बोला व्हाट इज लेंस लॉ। According to Lenz law, the direction of induced current is such that it opposes the reason by which it produces. तो बच्चों मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, चलो साउथ पोल को क्लोज ला रहे हैं, अब करंट कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर ऐसा होगा ताकि यहाँ क्या बन जाए, साउथ पोल। क्योंकि साउथ पोल ही तो इसको रिपेल करेगा, पास आने से रोकेगा। अब साउथ पोल कब बनता है, जब करंट क्लॉकवाइज हो, है ना। एक्चुअली में ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये दोनों रूल्स जो हैं इन्हीं की हेल्प से अपन इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करते हैं, जो मुझे सबसे पहले आपको बताना चाहिए था, क्योंकि इसी बेसिस पर अपन सारे कैलकुलेशंस आगे करेंगे। अब नेक्स्ट मुझे आपको जो बताना है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। Induced EMF in a conductor moving in a uniform magnetic field. तो बच्चों ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नो डाउट मैंने बोर्ड पर क्रॉस बनाया। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट से अंदर जा रही है।
मतलब बोर्ड के सामने है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और बोर्ड के पीछे है साउथ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ क्या चलती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को आप बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ये कंडक्टर है, रॉड है, और इस रॉड को आप इस तरीके से मूव करवा रहे हैं। ये इस रॉड की लेंथ है और इस रॉड को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरीके से इंटर करवा रहे हैं। यदि आप ऐसा इंटर करवा रहे हैं v वेलोसिटी से, तो ये कंडक्टर क्या करेगा? फ्लक्स कट करेगा, और फ्लक्स कट करने की वजह से फ्लक्स चेंज होंगे, और इसलिए इस रॉड में करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। करंट किस डायरेक्शन में होगा ये हम निकाल सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मान लीजिए रॉड जो है शॉर्ट टाइम dt में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है dx। यहां से रॉड मान लीजिए शॉर्ट टाइम dt में यहां से रॉड यहां पहुंच गई, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? dx। तो स्वाभाविक है इस रॉड ने कुछ एरिया कट किया है, तो ये एरिया कितना होगा? सपोज dA। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप क्या बोलोगे? लेंथ L और ब्रेड्थ dx। तो L इंटू dx। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर जाएगा dA, ये जाएगा L, dx जाएगा v इंटू ऑफ dt। ये एरिया की वैल्यू आ गई, जितना एरिया इस रॉड ने कट किया। अब यदि हम बात करें यहाँ पर जो फ्लक्स कट हुआ है, चेंज इन फ्लक्स, तो आपको मालूम है, आप बोलते हैं B डॉट A, A की जगह D है। या यहाँ पर यदि मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ऐसी है, एरिया भी सेम डायरेक्शन में है, तो नो डाउट थीटा जो होगा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। इसलिए d phi is equal to b into da। b into da की वैल्यू L into b into of dt। और यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो d phi by dt is equal to b into L into v। By Faraday's laws of electromagnetic induction, E is equal to minus n into d phi by dt। लेकिन यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स तो रहेगा नहीं, n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। तो अब हो जाएगा E is equal to d phi by dt। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो E is equal to b into L into v। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इतनी होगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तब E is equal to B into L into V रहेगा। पर यदि मान लीजिए कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर नहीं है। अभी वेलोसिटी कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। पर मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो v का ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में v cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा। जब हमने ये डेरिवेशन ड्राइव किया है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी v बोला था, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी v नहीं है, v sin थीटा है, तब यही ईएमएफ E इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू एल, v की जगह जाएगा v sin थीटा, क्योंकि हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा, तब ईएमएफ की वैल्यू होगी v इंटू एल इंटू v इंटू sin थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर इंटर कर रहा है ऐसा, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस रॉड में v इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। यदि थीटा 0 हो जाए, मतलब कंडक्टर कैसा मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? 0, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फ्लक्स कट ही नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि मूव करे तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कितना होगा? d इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 90, साइन 91 होता है, तो उस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले से जब कंडक्टर किसी भी एंगल बनाते हुए यदि मूव करता है तो उसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं।